अब स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में। लिख लेते हैं क्या क्या पढ़ना हमें। सिस्टम क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस यूनिवर्स। पहला हमें ये तीनों का बेसिक टर्म पढ़ने हमें। बेसिक टर्म जो है ये है। क्लोज कर देना। उसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे हम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। राइट डाउन करना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन प्लस पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन प्लस पाथ फंक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस। प्रोसेस में आ जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट आएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट आएगा आइसोबारिक प्रोसेस। फोर्थ आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। फिफ्थ आएगा साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस के बाद हम पढ़ेंगे, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी में जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो अलग है। रिवर्सिबल, इसके बाद हम पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क और हीट का साइन। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे वर्क डन। वर्क निकालेंगे डिफरेंट प्रोसेस के लिए। और इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां तक तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री। तो आज इतना हम पढ़ लेंगे। हाँ, आज कंप्लीट हो जाएगा इतना। पहले से जानते ना थर्मो, ये आइसोथर्मल वगैरह, ग्राफ का कन्वर्जन जानते ही होंगे। और एक चीज और इसमें, मोलर हीट कैपेसिटी और
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर या हीट कैपेसिटी लिखो, क्या हीट कैपेसिटी, बस इतना ही लिख दो, हीट कैपेसिटी। और इसी में हम पढ़ेंगे लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। ये केवल टर्मिनोलॉजी है, ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएगा वर्क और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, मेन पार्ट ये है। इधर केवल डिफिनेशन हम देते चले जाएंगे, एक क्वेश्चन यहां से आता है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। प्रोसेस के बारे में पहले से जानते ही हो, फिजिक्स में केवल रिवर्सिबल पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में दोनों पढ़ना है। थोड़ा सा ये फिजिक्स से डिफरेंट है, वर्क वगैरह का साइन वगैरह फिजिक्स में उल्टा होता है, यहाँ अलग होता है। लिख लिए? तो पहला डिफिनेशन लिखना, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस thermodynamics is a branch of science in which a study about different form of energy, and quantitative relation between energy changes that occurs in physical and chemical process, यानी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, एक से दूसरे फॉर्म में जाना, दैट अकर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, यानी हीट का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, उसको वर्क में कन्वर्ट करना, ये सब चीजें थर्मोडायनेमिक्स बताता है। और लिख लेना नेक्स्ट, थर्मोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, थर्मोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ए स्टडी अबाउट Thermochemistry is a branch of science in which a study about where reaction is spontaneous or not, Thermochemistry is a branch of science in which a study about where the reaction is spontaneous or not, यानी सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो डेल्टा जी से हम निकालेंगे, फ्री गिब्स एनर्जी से हम कैलकुलेट करेंगे, और उसमें भी कैलकुलेट करेंगे एक रिएक्शन के होने के दौरान कितना हीट बाहर निकला और कितना हीट वो कंजर्व किया, एब्जॉर्व किया। तो इसमें दो पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है वो फिजिक्स से मिलेगा और दूसरा पार्ट जो है वो फिजिक्स में नहीं है, जो थर्मोकेमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं, यहां तक तुम्हें फिजिक्स में मिलेगा सब चीज। तो अब यहां से हेडिंग डाल लो सिस्टम। सिस्टम क्या है? व्हाट इज सिस्टम? अब यहां से वन बाय वन टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे। सिस्टम जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे मान लो एक कंटेनर में गैस को भर दिया गया, अब जिसमें हमें यहां जो वर्क पढ़ना है, अब जैसे हमें यहां पर वर्क पढ़ना है, एक सिस्टम में गैस को भर दिया जाएगा, पिस्टन लगा दिया जाएगा, और ये अगर पिस्टन ऊपर या नीचे आता है जाता है तो हम बोलेंगे वर्क हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक सिस्टम होगा जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं।
अब ये इस कंटेनर में गैस भरा हुआ, तो ये हमारे लिए सिस्टम है, यानी अगर हम इस रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सिस्टम है। और रूम के बाहर जो होगा वो क्या होगा? सराउंडिंग। जो रूम के बाहर होगा वो सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने के लिए एक बाउंड्री होता है। तो ये हो गया सराउंडिंग, ये हो गया सिस्टम। अगर सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाएगा यूनिवर्स। तो जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे दैट इज नोन एज सिस्टम। और सिस्टम के आउटसाइड क्या होगा? सराउंडिंग। सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करने के लिए क्या होगा? बाउंड्री लाइन होगा। अब ये बाउंड्री लाइन इमेजिनरी भी हो सकता है या रियल भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर हम पानी को हीट कर रहे हैं तो यहां बाउंड्री लाइन नहीं है, यहां पर ये गैस बाहर जा रहा है और ये वाटर वेपर भी बाहर जा रहा है, तो ये इमेजिनरी बाउंड्री लाइन है और ये रियल बाउंड्री लाइन है। ठीक है, तो लिखो इसमें a specific part of the universe, a specific part of the universe which is under thermodynamic observation, which is under thermodynamic observation, is called system. Is called system. Next point लिखना, system must be described. System must be described useful calculation of. System must be described useful calculation of pressure, temperature, volume, यानी स्टेट ऑफ मैटर में जो हमने स्टडी किया कि प्रेशर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसिक लॉ, एवोगाड्रो लॉ, तो हमारे लिए वो सिस्टम था कि पिस्टन ऊपर जा रहा है तो कितना प्रेशर घट रहा है या टेम्परेचर कितना बढ़ा, वॉल्यूम कितना घटा बढ़ा, इसका कैलकुलेशन करना, ये हमारे सिस्टम है। तो ऐसा नहीं कि सिस्टम हम पहला बार पढ़े, स्टेट ऑफ मैटर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लिखना सराउंडिंग। सराउंडिंग remaining part of universe, remaining part of universe is called surrounding. Remaining part of universe other than system लिख लेना। remaining part of universe other than system, remaining part of universe other than system is known as surrounding. Is known as surrounding. Next point लिखना boundary line. Boundary line. इसमें लिखना सिस्टम एंड सराउंडिंग इज सेपरेटेड आउट, system and surrounding is separated out, system and surrounding is separated out by a wall. System and surrounding is separated out by a wall, that is known as boundary. That is known as boundary. That is known as boundary. इसमें लिखना है इट में भी इमेजिनरी और रियल, इट में भी इमेजिनरी और रियल, इट में भी इमेजिनरी और रियल। इमेजिनरी कब बोलेंगे? जब हम
ओपन कंटेनर में वाटर को हीट करेंगे तो वो जो ऊपर वाला लेयर होगा उसको हम इमेजिनरी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नोन एज, सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स। सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स, यानी सब कुछ मिला दिया जाए, इस रूम में हम स्टडी कर रहे हैं, बाहर की चीजें सब कुछ मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर हम टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, तो लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, ये सब बेसिक डिफिनेशन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, इससे पहला लिखना ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे, ये कपड़ा चाहिए, ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसमें अगर मान लो इसको हम हीट करेंगे तो ये ओपन सिस्टम है, इसमें मास भी लॉस होगा और एनर्जी भी लॉस होगा। तो लिखना दिस सिस्टम इन विच mass and energy both are lost. The system in which mass and energy both are lost. एग्जाम्पल लिखना, हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर, हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर, हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर। नेक्स्ट लिखना क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या बोलेंगे, जिसमें केवल एनर्जी लॉस होगा, मास लॉस नहीं होगा, ठीक है। दिस सिस्टम इन विच एनर्जी इज लॉस बट मास इज नॉट लॉस, the system in which energy is lost but mass is not lost. लिखना हीटिंग ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर, हीटिंग ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर, हीटिंग ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर। नेक्स्ट है आइसोथर्मल, आइसोलेटेड लिखवाया था ना, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये इमेजिनरी है, इसमें क्या है ना तो हीट लॉस होगा नहीं तो मास लॉस होगा, ऐसा कोई सिस्टम बना ही नहीं जिसमें हीट लॉस ना हो। अगर हम थर्मस फ्लास्क में चाय भी रखते हैं तो कुछ टाइम तक वो हीट रहता है, कुछ टाइम के बाद वो हीट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये बस इमेजिनरी टाइप का है कि आइसोलेटेड, जिसमें मास लॉस ना हो और एनर्जी भी लॉस ना हो, यहाँ एनर्जी के टर्म में हीट माना जाएगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड में लिखना ए सिस्टम दैट कैन नाइदर मास हैज लॉस, द सिस्टम that can neither mass has loss nor energy. एग्जाम्पल में लिखना हॉट वाटर या हॉट वाटर इन थर्मस फ्लास्क, हॉट वाटर इन
थर्मस फ्लास्क, लेकिन वो भी कुछ टाइम तक उसमें हीट रहता है, उसके बाद हीट समाप्त हो जाता है उसका। तो ये इमेजिनरी आइसोलेटेड, मतलब मास भी लॉस नहीं हो और हीट भी लॉस नहीं। तो अगर मान लो थर्मस फ्लास्क में हम चाय रखते हैं 1 लीटर, तो चाय तो आधा लीटर होगा नहीं, चाय 1 ही लीटर रहेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि चाय रखे थर्मस फ्लास्क में आधा लीटर हो गया, उसमें मास लॉस तो नहीं होगा, लेकिन हीट है, ठंडा हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट अब लिखना हेडिंग, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट अब हेडिंग लिखना इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो पहले डिफिनेशन लिख लो फिर समझाते हैं इसको, क्योंकि इसमें से जेई में 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में मालूम नहीं, लेकिन जेई में 3 बार एग्जाम्पल पूछा है इसमें। जेई में आया है कि नहीं इस टॉपिक से देखना पड़ेगा। तो लिखना इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, पर इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम whose magnitude is independent, whose magnitude is independent of the amount of matter, of the amount of matter, of the amount of matter present in the system, present in the system। ये तो हुआ इसका डिफिनेशन। ठीक है, अब ऐसे समझना कि इंटेंसिव किसको बोला जाता है। तो एक पॉइंट और भी लिख लेना, इंटेंसिव इज नॉट एडिसिव, इंटेंसिव इज नॉट एडिसिव, इंटेंसिव इज नॉट एडिसिव, यानी इंटेंसिव को ऐड नहीं किया जाता है। तो इसका ये डिफिनेशन है कि जो मास पे डिपेंड ना करे। अब इसे मान लो टेम्परेचर है, अब इसमें हमने मान लो इसमें मेजरमेंट किया कि टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है, इस कंटेनर का टेम्परेचर 25 डिग्री है। अब हम इसको सेपरेट आउट कर दें, दो इसको पार्टीशन में हमने लगा दिया। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसका अलग हो जाएगा टेम्परेचर, इसका अलग होगा, इसका भी 25 डिग्री होगा, इसका भी क्या होगा 25 डिग्री होगा ना। यानी उसको कट करने के बाद, मतलब ऐसे उसका मीनिंग समझना, इसको कट करने के बाद या उसको सेपरेट करने के बाद उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब मान लो हमने कंटेनर में वाटर लिया और इस वाटर में हमने देखा कि इसका डेंसिटी कितना है, हमने कंटेनर में वाटर लिया, डेंसिटी हमने मेजरमेंट किया। अब इस वाटर को अलग सेपरेट आउट कर देते हैं। तो सेपरेट करेंगे, मान लो एक कंटेनर में हमने यहां ले लिया और एक कंटेनर में यहां ले लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसका डेंसिटी अलग हो जाएगा, इसका डेंसिटी अलग हो जाएगा। तो यानी इसको कट करने के बाद या इसको सेपरेट करने के बाद इस पे इफेक्ट ना पड़ रहा है, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर इसमें मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट समथिंग है, वाटर का 100 डिग्री है, 0 डिग्री है, अगर मैं इस वाटर को अलग अलग कंटेनर में रख दिया थोड़ा थोड़ा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये चेंज नहीं होगा। यानी जो मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होता है। अब मान लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, अब एक ग्लास का यहां पर पीस ले लो, अब इस ग्लास को पीस को कट कर दो, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसा थोड़ा अलग हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसको कट करने के बाद या उसको सेपरेट करने के बाद उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वैसे को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखो। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। तो मैं एक एक बताता जाऊंगा, तुम बोलते जाओगे। तो बताओ मेरे को, टेम्परेचर
लिख लो। डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसके बाद लिखना सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन तुम वाटर का अगर लेते हो तो इसमें पढ़े ना सरफेस टेंशन, तो 1 लीटर वाटर लो या कुछ भी लो, सरफेस टेंशन उतना ही रहेगा। जो सरफेस टेंशन है यहाँ पे, जो यहाँ लग रहा है सरफेस टेंशन, अब ये कितना ही पानी ले लो सरफेस टेंशन वाटर का तो उतना ही रहेगा। और वाटर का विस्कोसिटी, चाहे तुम 1 लीटर वाटर लो चाहे 2 लीटर वाटर लो, विस्कोसिटी विल नॉट चेंज। तो विस्कोसिटी इज ऑल्सो ए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी चेंज नहीं होगा। वाटर के अमाउंट पे कम करो या ज्यादा करो, वाटर का विस्कोसिटी सेम होता है। ये सब उसका मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान देना, इसी में लिखना, अब डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मान लो इसका मास है, अब यहां से कट करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो यानी नहीं पड़ेगा इफेक्ट, ये कम हो जाएगा ये ज्यादा हो जाएगा, होगा ना। तो मास कैसा प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव है ना। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा है, अगर मान लो इसको हमने यहां से कट कर दिया तो इसका वॉल्यूम अलग हो जाएगा, इसका वॉल्यूम अलग हो जाएगा, यानी वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टीज है, तो एक्सटेंसिव है। तो याद रखना कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या होगा, इंटेंसिव। लेकिन इसके वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव एक्सटेंसिव होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव। ये पूछा जाता है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज ए, कल आया था ना सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम किसका एग्जांपल है, सोडियम अमलगम। यानी कि हमने कल बोला भी था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक कैसा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड है, लिक्विड इन सॉलिड है, सॉलिड इन लिक्विड है, लिक्विड इन सॉलिड है। तो इसमें लिक्विड है कौन, मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी लेस अमाउंट में होगा, तो मर्क्यूरी इन सोडियम बोलेंगे या सोडियम इन मर्क्यूरी बोलेंगे। तो यहां पर ध्यान देना, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या होगा, इंटेंसिव। अब यहां देखो ये एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, इसलिए डेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिव होगा ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंसंट्रेशन टर्म। अब यहां अगर हम मोलारिटी ले, अब मोलारिटी के बारे में बोले कि मोलारिटी एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, क्योंकि ये एग्जांपल पूछा जाता है। डायरेक्ट 4 एग्जांपल दे देगा, पूछेगा कि बताओ एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो मोलारिटी कैसा प्रॉपर्टीज है, मोलारिटी जो है, अब मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन क्या होगा। अब मान लो इस कंटेनर में यहां पर गैस के मोल पड़े हुए, ठीक है, यहां से कट कर दो तो इसका मोल अलग हो जाएगा, इसका मोल अलग हो जाएगा, दोनों का मोल अलग अलग हो जाएगा। तो जो नंबर ऑफ मोल है वो अलग अलग हो जाएंगे। वॉल्यूम तो ऐसे एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा, तो मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, ये जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है वो सारा का सारा कंसंट्रेशन टर्म कैसा होगा, इंटेंसिव। तो लिख लेना, ऑल कंसंट्रेशन टर्म
all concentration term are intensive properties, सारे कंसंट्रेशन टर्म इंटेंसिव हो। अब मोलारिटी को ऐसे हमने समझाया तुम्हें एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव। अब ऐसे सोचो कि मान लो हमने शरबत बनाया और उसमें सॉल्यूट के मोल, शुगर के मोल हमने वाटर में डिजोल्व किया, तो ये इंटेंसिव है। अब हम शरबत को कट कर देते हैं, अपर लेयर पार्ट को अलग कर देते हैं और लोअर पार्ट को अलग करते हैं, मीठा अलग अलग नहीं लगेगा ना, एक ही जैसा मीठा होगा ना। तो इसीलिए कट करने के बाद उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर मान ऐसे सोचो कि मोल भी कम हुआ होगा तो वाटर के अमाउंट भी कम हुए होंगे, दोनों कम हुए, मोल भी कम हुआ और वाटर के अमाउंट भी कम हुआ, तो मिठास जो वही तो मोलारिटी है, कंसंट्रेशन टर्म, यानी शुगर के अमाउंट कितने पानी में, कितने लीटर पानी में। तो इसीलिए जितना भी कंसंट्रेशन टर्म होगा सब के सब क्या होगा, इंटेंसिव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जहां स्पेसिफिक वर्ड लगा रहेगा, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जो है वो इंटेंसिव है। तो हमारे पास और भी तरीके हैं सोचने का, जैसे जो डायरेक्टली ऐड हो जाता है वो एक्सटेंसिव है। अब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है कि पैरेलल में, तो वहां ऐड करते हैं। ठीक है, तो जो हम ऐड करते हैं वो एक्सटेंसिव है, जिसको पार्टीशन करने के बाद इफेक्ट पड़ता है वो एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव कैसे सोचेंगे, जिसको ऐड नहीं किया जाता। अब स्पेसिफिक हीट जो है वो कॉपर के वायर के लिए फिक्स है। अब कॉपर के वायर जो है उसके लिए 1 मीटर लॉन्ग के लिए सब फिक्स है। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक हीट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक हीट कंडक्टेंस जो अभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े, स्पेसिफिक हीट सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक हीट, ये जितना भी वर्ड है किसी एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के लिए डिफाइन है। जैसे अब बोला जाए हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितना होगा। अब मान लो हमने बोला कि यहां पर आइस रख दिया गया, अब इस आइस का मास m kg है या m ग्राम है। अब इस आइस के मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हमें हीट देना पड़ा, या 1 डिग्री, या वो जितना बोलेगा कितना डिग्री बढ़ाना है, 10 डिग्री बढ़ाना है कि 15 डिग्री बढ़ाना है, कितना हमने इसको हीट दिया, यानी m ग्राम आइस को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमने कितना उसको हीट दिया, उस हीट को बोलेंगे हीट कैपेसिटी। यानी उसके पास इतना टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इतना कैपेबल है, उसके पास हीट इतना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो m ग्राम आइस को 1 डिग्री बढ़ाने या टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हमने हीट दिया, दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। अब वहीं पर यही टर्म जब डिफाइन हो जाएगा कि 1 ग्राम आइस के लिए, अब m ग्राम नहीं होगा, अब यहां पर फिक्स हो गया 1 ग्राम ही होगा। अब 1 ग्राम आइस के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हमने हीट दिया या कितना हीट देना पड़ेगा, इस हीट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी ये स्पेसिफाई हो गया 1 ग्राम के लिए बढ़ाना है। तो चाहे आइस अमेरिका को चाहे इंडिया को, जितना हीट लेगा उतना ही लेगा ना हो, तो इसलिए फिक्स हो गया 1 ग्राम आइस के लिए हीट कैपेसिटी फिक्स हो गई। ये इसका मटेरियल का प्रॉपर्टीज हो गया। तो जहां पर स्पेसिफिक वर्ड लगा रहेगा सोच लेना वो इंटेंसिव है, तो लिखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये एग्जाम्पल है इंटेंसिव का, याद होगा इंटेंसिव का एग्जाम्पल। टेम्परेचर है, टेम्परेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंसर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक वाला सारा वर्ड कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो दो तीन टर्म से समझ सकते हो जिसको कट करने के बाद इफेक्ट पड़े नहीं पड़े, नहीं पड़ेगा तो इंटेंसिव होगा, या एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव एक्सटेंसिव होता है, ऐसा नहीं करना। अब नेक्स्ट लिखना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको डिफाइन करना, एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम whose magnitude, whose magnitude, whose magnitude depend on the amount of matter, whose magnitude depend on the amount of matter present in the system, present in the system। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिसिव। तो इंटेंसिव को हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, लेकिन एक्सटेंसिव को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो जब हमें दो कंटेनर का मोलारिटी दिया रहता है और तीसरे कंटेनर का जब मिक्स करने के बाद मोलारिटी निकालते हैं तो हम डायरेक्ट उसको ऐड नहीं करते, नहीं करते हैं ना। मान लो यहाँ पर एक कंटेनर का मोलारिटी 2 मोलर है, 2 मोलर है, इसका 3 मोलर है, तो मिक्स करने के बाद 5 मोलर नहीं बोलते, क्योंकि वो इंटेंसिव है और इंटेंसिव डायरेक्टली ऐड नहीं होता है। लेकिन अगर मोल दिया जाए कि यहाँ 2 मोल है, यहाँ 3 मोल है, तो यहाँ 5 मोल बोल देते हैं। यहाँ 2 लीटर है, यहाँ 3 लीटर है, तो यहाँ 5 लीटर बोल देते हैं। लेकिन हम कंसंट्रेशन टर्म को डायरेक्टली ऐड नहीं करते, ठीक है। और एक उसमें और भी लिख लेना, जो सेल का वोल्टेज है ई नॉट सेल, क्योंकि ये केमिस्ट्री का टर्म है, ये भी इंटेंसिव है, इसको हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। सेल पोटेंशियल, उसमें एक और लिख लेना, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेल पोटेंशियल हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते, इसको डेल्टा जी बना के हम ऐड करते हैं। मोलारिटी फाइनल निकालना है तो हम डायरेक्ट नहीं ऐड करते, इसको हम एक्सटेंसिव में बना के तुम करते हो ऐसे, M1 V1 ये क्या है, मोल है, प्लस M2 V2 ये क्या है, मोल है, अपॉन V1 प्लस V2 करते हो। ये इंटेंसिव हुआ, सॉरी एक्सटेंसिव हुआ, और ये एक्सटेंसिव हुआ। दोनों को एक्सटेंसिव में बदल के तब इंटेंसिव आता है। तो उसी तरह से ई नॉट सेल जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता है, डेल्टा जी से कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, जहां पर फाइनल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा तो वो ऐड होता हुआ दिखता है। अब इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में अच्छा प्रेशर कैसा है, अगर मान लो इस रूम का प्रेशर 25, यहाँ पर 1 ATM है, तो पार्टीशन कर दिया जाए तो आधा आधा ATM हो जाएगा, नहीं ना। तो उसको भी लिख लेना इंटेंसिव में ही, प्रेशर को, PV इक्वल टू NRT, प्रेशर इज ए, हाँ इंथैल्पी बता रहा हूं, प्रेशर इज ए इंटेंसिव, ये इंटेंसिव है,
वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मोल एक्सटेंसिव है, आर तो, और टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव। तो प्रेशर लिख लेना, उसमें छूटा हुआ था, प्रेशर इंटेंसिव लिख लेना। तो एक बार फिर से इंटेंसिव का एग्जांपल मेमोराइज करना। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जितना मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन टर्म में, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मटेरियल का प्रॉपर्टीज हो गया। और जिसको हम ऐड करते हैं, जहां स्पेसिफिक वर्ड लगा है उसको ऐड नहीं करते जिसको, तो सारे एग्जांपल किसके हो गए, इंटेंसिव। ठीक है, सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या है, इंटेंसिव है। ध्यान रखना, एग्जांपल पूछा जाता है। अब इसमें आते हैं एक्सटेंसिव के एग्जांपल में। तो वॉल्यूम पहले लिख लेना, वॉल्यूम पहले लिखो, मास, 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 उसके बाद लिखना वॉल्यूम, उसके बाद लिखना मोल। अगर मोल को कट कर दिया जाए तो इफेक्ट पड़ेगा, मोल अलग अलग हो जाएंगे। तो मास, वॉल्यूम, मोल। ठीक है, और कौन कौन से, रेजिस्टेंस, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या है, एम ग्राम है, तो 100 ग्राम के अलग हीट देना पड़ेगा, 200 ग्राम के अलग हीट देना पड़ेगा। तो हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब बाकी जितना भी टर्म है, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये है इंथैल्पी और ये इंट्रोपी। आगे पढ़ेंगे हम, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, फ्री गिव्स एनर्जी, ये जितने भी टर्म है वो सब के सब एक्सटेंसिव है। डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी, जो तुम फिजिक्स में लिखते हो डेल्टा ई के नाम से, ई लिखते थे कि यू लिखते थे, यू लिखते थे। तो ये जितना भी टर्मोलॉजी है, अब इंटरनल एनर्जी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे एक्सटेंसिव है। अब मान लो बॉडी का ये सिस्टम है, अब इसका टेम्परेचर, इसका इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी जो होता है सबका सम होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, सारे एनर्जी के सम को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अगर इसको कट कर दिया जाए तो इसका इंटरनल एनर्जी अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, क्योंकि कम हो गया ना, मोल है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी को ऐड किया जाता है। तो आगे जैसे जैसे हम पढ़े, जैसे आप लिखेंगे डेल्टा एच। अब डेल्टा एच को तुम याद होगा ऐड करते हो कि इतना हीट वेपर में, आइस को लिक्विड बनाने में किया गया, फिर लिक्विड को वेपर बनाने में किया गया, तो हम बोलते हैं कितना हीट लगा आइस को वेपर बनाने में, तुम उस समय ऐड करते हो। तो जब ऐड करते हो इसका मतलब वो क्या है, एक्सटेंसिव है। इंटरनल एनर्जी को भी ऐड किया जाता है, डेल्टा U1 प्लस U2 प्लस, ये सम ऑफ ऑल एनर्जी। जब सम बोल ही दिए तो इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव है। डेल्टा जी तुम देखोगे ये केमिकल, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी ऐड होता है, और ये होता है डेल्टा एस, ये होता है रैंडमनेस को मेजर करता है, कौन पार्टिकल कितना ज्यादा रैंडम है। तो जितना ज्यादा पार्टिकल होगा उतना ही रैंडमनेस ज्यादा होगा, तो ये भी ऐड होता है। यानी ये जितना भी टर्मिनोलॉजी है वो सब के सब क्या है, एक्सटेंसिव है। इसमें लिख लेना डेल्टा एच, ये अभी लिख लो डायरेक्ट, बाद में टर्मिनोलॉजी क्या है धीरे धीरे आ जाएगा। डेल्टा एच, डेल्टा एस सब हमें पढ़ना अभी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा यू। पार्शियल, पार्शियल प्रेशर तो एक का प्रेशर हो गया ना। अब एक का प्रेशर को कट करोगे तो भी उसी में आएगा, इफेक्ट पड़ेगा उसका, इफेक्ट और कम कर दोगे तो नहीं होगा। हाँ, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर को हम ऐड करके पी टोटल निकालते हैं, तो पार्शियल प्रेशर को ऐड किया जा सकता है, एक्सटेंसिव में आएगा। अब एनर्जी इसमें लिख लेना, एनर्जी,
एनर्जी एक्सटेंसिव होता है, हम एनर्जी को ऐड कर देते हैं ना, एनर्जी इज ए टाइप ऑफ एक्सटेंसिव। नेक्स्ट लिखना, अब ये हमारा एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो गया, ठीक है। इसको ये ध्यान में रखना, वर्क क्या है, वर्क को ऐड किया जाता है ना, वर्क इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो तुम खुद से भी सोच सकते हो, ऐसा ऐसा अगर एग्जांपल दिया जाए तो खुद से भी सोच सकते हो, जिसको ऐड किया जाए, जिसपे इफेक्ट पड़े, तो वर्क इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना, ये दोनों टर्मोलॉजी हो गया, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना स्टेट फंक्शन, नेक्स्ट हेडिंग डालना स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन किसको डिफाइन करेंगे, ऐसा प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे। तो लिखो, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोलर एक्सटेंसिव, मोल एक्सटेंसिव है ना, तो लिखना है दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, those properties which depend upon initial and final state is called state function। अगर तुम्हें आसान टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं, जहां पर डेल्टा लगा होगा, जहां पर डेल्टा लगता है, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब मान लो किसी सिस्टम को तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, किसी सिस्टम का तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, अब वो टेम्परेचर कैसे भी तुम चेंज करो, ठीक है, तो टेम्परेचर कैसे भी चेंज करो, उससे इससे मतलब नहीं है तुम्हें कहां से चेंज करना स्टार्ट किया और कहां तक इसका चेंज किए तुम, उसको इससे मतलब है। तुम उसको कैसे चेंज करो उससे मतलब नहीं है, यानी वो दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है। तो जहां पर डेल्टा लगता है वो सारे के सारे कौन से प्रोसेस होते हैं, स्टेट फंक्शन। डेल्टा टी, अब प्रेशर चेंज करते हो तो तुम किसी सिस्टम का प्रेशर कैसे भी चेंज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा टी, डेल्टा पी, डेल्टा एन, वो भी हो सकता है, कैसे तुम मोल को चेंज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेल्टा, डेल्टा एस इंट्रोपी, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा यू, जहां जहां डेल्टा लगा हुआ है वो सारे के सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। मतलब वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, वो कैसे तुम चेंज कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जितना भी टर्मिनोलॉजी, यहां से भी एग्जांपल देके पूछा जाता है कि इनमें से कौन स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, तो जितना ये टर्मिनोलॉजी है सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखना पाथ फंक्शन। Those properties which depend upon path, those properties which depend upon path, those properties which depend upon path, those properties which depend upon path। एग्जाम्पल, अब मान लो एक पर्सन है यहां पे, वो यहां से यहां आया और ये ऐसे डायरेक्ट आया, तो इस रूट से उसका वर्क ज्यादा होगा, इस रूट से वर्क क्या होगा, कम होगा। यानी वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस पाथ से जा रहा है, तो वर्क इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है। अब मान लो हीट है, अब मान लो एक रॉड को हम यहां से हीट कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम हीट कर रहे हैं, तो हीट जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो अगर मान लो ये रॉड कर्व टाइप का होगा तो हीट का ट्रांसमिशन कुछ ऐसा होगा, यानी हीट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे।
तो केवल दो ही टर्म यहाँ पर है जो वर्क 5 फंक्शन होते हैं, वर्क एंड हीट। बाकी जितना भी टर्मिनोलॉजी आएगा तुम बोल दोगे क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो लिखना है हीट एंड वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क एंड हीट इज ए पाथ फंक्शन, वर्क एंड हीट इज ए पाथ फंक्शन। ये ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल आता है इंटेंसिव का, एक्सटेंसिव का, स्टेट फंक्शन का, पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस, प्रोसेस फिजिक्स में पढ़े ना, तो हेडिंग डालना प्रोसेस। और स्टेट ऑफ मैटर में भी मैंने बताया था प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा, टेम्परेचर इज थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। लिखना थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, throughout the process temperature will be constant। ठीक है, तो इसमें डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, और dt क्या होगा, dt मतलब स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज भी क्या होगा, और डेल्टा टी मतलब इनिशियल और फाइनल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, लिख लेना डेल्टा टी इक्वल टू जीरो और dt इक्वल टू जीरो। क्लियर। मान लो हमने एक ग्राफ बनाया P और V का, ठीक है, हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, तो लाइन जब ड्रॉ करेंगे और यहां पर यहां पर वॉल्यूम है 2 लीटर और प्रेशर है 10 atm, और इस पॉइंट पर ये A है और ये B है। इस पॉइंट पर वॉल्यूम हो गया 5 लीटर और प्रेशर हो गया 4 atm। ए पर वॉल्यूम है 2 लीटर और ए पर प्रेशर है 10 atm। बी पर वॉल्यूम है 5 लीटर और बी पर प्रेशर है 4 atm। तो मुझे बताओ कि क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। तुम्हें बस इस बात को जवाब देना है कि जब ए से कोई बी जा रहा होगा तो क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल है या बी से जा रहा होगा, आइसोथर्मल है या नहीं है। अब इसमें तुम्हें कैसे पता लगाओगे कि आइसोथर्मल है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मुझे बताओ कि यहां पर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है या नहीं है ना। पहले क्वेश्चन समझ लो फिर बताओ कि आइसोथर्मल प्रोसेस है कि नहीं है। कैसे मालूम करोगे कि आइसोथर्मल होता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है, ये मान लेते हैं P1 है, दिस वन विल बी P1 और ये P2 है, और ये V1 मान लेते हैं और ये V2 मान लेते हैं। तो यहां पर P1 V1 निकालो, P1 V1, तो P1 का वैल्यू कितना है 10 और वॉल्यूम कितना है 2, तो 10 इंटू 2 और P2 ये मान लो यहां पर ये P2 है और ये वॉल्यूम V2 है, तो P2 और V2 कितना आया, P2 हो गया 4 और ये हो गया 5। क्या इक्वल है कि नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, आइसोथर्मल है। ठीक है,
अब तुम्हारे से क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि P और V के ग्राफ में आइसोथर्मल होने के लिए ग्राफ कैसा बनाया जाता है, तो तुम लिनियर में कैसे बना के बता दिए कि सेम है। फिर ये ग्राफ तो ये भी सही है वो भी सही है। आइसोथर्मल के लिए ऐसा ग्राफ बनाया जाता है। अब ध्यान से समझो, ये आइसोथर्मल नहीं है, ये आइसोथर्मल नहीं है। क्यों नहीं है मैं तुम्हें बता रहा हूं एक क्यों नहीं। मान लो एक बॉडी को तुमने लिया, मान लो तुम यहां वाटर ले लो और इसको हीट करो, तुम्हें हीट करना स्टार्ट किए, ये अभी मान लो 5 डिग्री सेल्सियस पे है। हीट करना तुम जब स्टार्ट किए तो ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता चला गया और ये 5 डिग्री से बढ़ के 10 डिग्री हो गया। अब तुम इस यहां से यहां जाते समय, ए से बी जाते समय हीट किए तुम, अब यहां से तुम इसको कूलिंग करना स्टार्ट कर दो और कूलिंग करके तुम्हें फिर से 5 पिला देना है, 5 डिग्री सेल्सियस पिला देना है। अब जब ऑब्जर्वर देखेगा तो यहां और यहां देखेगा तो उसको 5 और 5 दिखा तो बोल दिया कि आइसोथर्मल है, क्योंकि उसको लग रहा है कि प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ। जब ऑब्जर्वर तुम देखे तो क्या देखे, यहां 5 है और यहां 5 है, यही तो देखे थे तुम, P1 V1 और P2 V2 बराबर है, यहां भी टेम्परेचर और यहां भी टेम्परेचर बराबर है। तो तुम अगर ऑब्जर्वर हो तो ये और ये टेम्परेचर इक्वल तुम्हें दिखा। लेकिन क्या इस सिस्टम में टेम्परेचर यहां से यहां जाते समय इक्वल है? फिर कैसे बता दिए कि आइसोथर्मल है? तो तुम क्या चेक किए, केवल इस पॉइंट को चेक किए हो, इनिशियल और फाइनल चेक किए हो, और डिफरेंशियल में क्या लिखते हो, थ्रू आउट द प्रोसेस इट इज टेम्परेचर विल नॉट चेंज। लेकिन मान लो 5 डिग्री से 10 डिग्री लेके गया और फिर उसको कूलिंग कर दिया और 5 डिग्री पिला दिया, ये थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर तो इनिशियल फाइनल चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इस पे IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम में टेम्परेचर चेंज हुआ है, हम केवल इनिशियल और फाइनल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। कॉन्सेप्ट को जानना है तो ध्यान रखना, तुम क्या लिखते हो कि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर विल बी चेंज, डेल्टा टी तो तुम्हें तुम्हारा 0 निकल गया, लेकिन क्या इस सिस्टम के प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है? हुआ है। इसका मतलब है आइसोथर्मल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैं क्यों लिखवाया हूं, dt 0 होना चाहिए, केवल डेल्टा टी 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? dt 0 होना चाहिए, यानी हर स्टेप पर टेम्परेचर 0 होना चाहिए। यानी dt बोले तो एक भी स्टेप में, ये तुम केवल ये और ये चेक, ये डेल्टा है ए और बी, हर स्टेप पे ये dt 0 नहीं है, हर स्टेप पे dt 0 नहीं। और अगर dt 0 होता तुम्हारा ग्राफ हाइपरबोला आता, नहीं कि ऐसा आता। तो ऐसे केसेज में जब तुम्हें P और V का ग्राफ ऐसा दिया जाएगा तो तुम समझ लेना कि P1 V1 नहीं, यहां पर ऐसा कुछ प्रोसेस है कि टेम्परेचर पहले बढ़ा और फिर डिक्रीज हो गया। इस पे आगे हम क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, जब वर्क वगैरह पढ़ाने लगेंगे तो बताएंगे इसमें कैसे टेम्परेचर बढ़ा है और किस पॉइंट पर टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम हुआ है, मिड पॉइंट पर होता है, तो वो सब आगे हम करवाएंगे इसमें। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, तुम केवल डेल्टा टी मत चेक करो, dt भी चेक करो, और PV और V का ग्राफ लीनियर होता है, इसका मतलब आइसोथर्मल नहीं है वो। तो इसमें ऐसा सोचना है, ऐसा भी हो सकता है कि 5 डिग्री से 10 डिग्री लेके गया होगा और यहां पर ये 5 डिग्री आ गया होगा, हो सकता है यहाँ P इंटू V 20 आ गया तो 20 से बढ़ा के 40 किया होगा, फिर घटा के 20 कर दिया होगा, इसलिए 20 आ गया है तुम्हारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी डेल्टा टी 0 होना चाहिए, और ऐसा ग्राफ आइसोथर्मल नहीं होता है। तो ये ग्राफ आइसोथर्मल का नहीं है।
अब इसमें हम आगे वर्क निकालेंगे या टेम्परेचर निकालेंगे, तो ये ध्यान रखना ये ग्राफ आइसोथर्मल नहीं, इसमें ये तुमने चेक नहीं किए। अगर आइसोथर्मल होता तो हाइपरबोला देता हो, लेकिन हाइपरबोला वो नहीं दिया हुआ है, ये ऐसा लीनियर दिया हुआ है। तो आगे हम इसको बताएंगे, केवल इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे P1 V1 इक्वल होने से नहीं होता है, हर पॉइंट पे होना चाहिए और हर पॉइंट के लिए dt होता है। तो लिख लेना दिस ग्राफ इज नॉट ए आइसोथर्मल। दिस ग्राफ इज नॉट ए आइसोथर्मल। तो आगे इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे इस ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें लिख लेना एक ग्राफ हमारा बनाने की जरूरत नहीं है ना, इसका हाइपर स्टेट ऑफ मैटर में आया हुआ है। आइसोकोरिक में लिख लेना थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होगा, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट और डेल्टा भी इक्वल टू 0 और डी भी इक्वल टू 0। थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेल्टा भी इक्वल टू 0 और डी भी इक्वल टू 0। लिख लिए ना। अब नेक्स्ट लिखना, अच्छा इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है ना, ग्राफ ऑलरेडी स्टेट ऑफ मैटर में हो चुका है। ग्राफ का ऑब्जर्वेशन है ना सबको। चलो आइसो, नेक्स्ट है हमारा आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें लिखना थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, हाँ प्रेशर विल बी कांस्टेंट। थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर विल बी कांस्टेंट, throughout the process pressure will be constant, throughout the process pressure will be constant। नीचे लिखना डेल्टा P इक्वल टू 0 और dP इक्वल टू 0, डेल्टा P इक्वल टू 0 और dP इक्वल टू 0। अब dP का मतलब समझ में आया ना, इसे मान लो पहले से सिस्टम का प्रेशर 50 ATM है, लेकिन उसको बढ़ा के 100 किया, फिर घटा के 50 कर दिया, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो आइसोबारिक है। समझ में आया ना, 50 से थ्रू आउट द प्रोसेस 0 होना चाहिए। इनिशियल और फाइनल सेम है, इससे काम नहीं चलेगा कि इनिशियल और फाइनल सर वॉल्यूम प्रेशर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका वो आइसोबारिक है, नहीं। थ्रू आउट द प्रोसेस 0 होना चाहिए, यानी डीपी भी 0 होना चाहिए। नेक्स्ट लिखना एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट ना तो लॉस होता नहीं तो गेन होता है। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में क्यू क्या होगा, हीट क्या होगा, 0। लिख लेना, क्या लिखोगे डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच हीट विल नाइदर एब्जॉर्ब नॉर, हीट विल नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिट लिखो या रिलीज लिखो। थ्रू आउट द प्रोसेस हीट विल नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज। Q इक्वल टू 0, इसमें डेल्टा Q नहीं लिखेंगे, Q 0 लिखेंगे, चेंज नहीं लिखेंगे इसमें। Q इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखना साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस,
साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलेंगे? जहां पर इंटरनल एनर्जी, वो तो इंटरनल एनर्जी साइक्लिक के लिए जीरो है कि नहीं वो तो अलग से डिफाइन करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हुआ कि हम कहीं से यहां से चले, यहां गए, यहां गए, यहां गए और यहां आ गए। अब उसके लिए वर्क क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, अलग मैटर है, लेकिन ये है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। तो द प्रोसेस इन विच initial point and final point are same. The process in which initial point and final point are same. मान लो वॉच है, वॉच घूमते 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 फिर वहीं आ गया, तो साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या बोला था? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ध्यान से समझना, रिवर्सिबल फिजिक्स में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल उतना नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। यहां पर अब दो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर में थोड़ा सा बात किया था हमने, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये प्रोसेस है। जैसे मान लो हमने, पहले समझ लो इसके बाद हम लिखेंगे। मान लो हमने कि यहां पर कंटेनर लिया और कंटेनर में पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। ठीक है, और हम यहां पर क्या किए, एक केजी का ऑब्जेक्ट लाके यहां पर रख दिए, 1 केजी का ऑब्जेक्ट लाके हम रख दिए। जैसे हम 1 केजी का ऑब्जेक्ट लाके रखेंगे, पिस्टन तुरंत कहां जाएगा? नीचे जाएगा ना, क्योंकि यहां का प्रेशर बढ़ गया है, ये पिस्टन नीचे जाएगा। अब सोचो कि जैसे यहां पर प्रेशर P है, अब ये पिस्टन जब नीचे जाना स्टार्ट हो गया, अभी ये जो था, अभी हमने यहां पर 1 केजी का ऑब्जेक्ट नहीं रखा था, तो ये इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों क्या थे? दोनों इक्वल थे, इसलिए पिस्टन रुका हुआ था। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। पिस्टन रुका हुआ है तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। अब हम 1 केजी का ऑब्जेक्ट ला के इस पर रख देंगे, तो यहां पर प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये कहां जाएगा? नीचे। तो नीचे जब जाएगा तो जो ये इंटरनल प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम कम होने से प्रेशर क्या होगा? अब प्रेशर ये कंटिन्यू नीचे जा रहा है और ये प्रेशर कंटिन्यू सिस्टम का बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि यहां का प्रेशर इंटरनल इस प्रेशर को बैलेंस कर देगा, और बैलेंस करने के बाद फिर से आके वो पिस्टन यहां पर रुक जाएगा। तो फिर यहां पर क्या हुआ? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यहां भी अचीव हुआ। यानी यहां पर 1 केजी का ऑब्जेक्ट रखे थे, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा था, प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया। मान लो ऐसे समझो कि अभी 1 एटीएम लग रहा है, 1 एटीएम प्रेशर लग रहा है, यहां भी 1 एटीएम ही है। ठीक है, अब तुम 1 केजी का ऑब्जेक्ट लाकर रख दिए, मान लो 10 एटीएम हो गया, ये 10 एटीएम हो गया। अब ये 1 एटीएम से 2 एटीएम होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, अब ये 10 हो गया। अब ये 10 है, 10 एटीएम लगा हुआ है, अब जाके बराबर हो गया। यानी कंप्रेशन में क्या होगा? ये कंप्रेस हो रहा है ना, कंप्रेशन एक्सपेंशन मालूम है, स्टेट ऑफ मैटर में आया था। तो जब ये कंप्रेस होगा तो इंटरनल प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाएगा और फिर से जाके पिस्टन रुक जाएगा। ठीक है, तो ये पिस्टन उसी तरह से तुम्हें, मतलब ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा। जैसे मान लो तुम छत से कूद गए, तो तुम कहां नजर आओगे? डायरेक्ट
नीचे नजर आओगे। तो कहने के लिए है कि ऊपर से कूदे या नीचे आए हम, तो टाइम कुछ लगेगा, लेकिन ये वैसा ही नजर आएगा कि 1 kg का ऑब्जेक्ट रखे और तुरंत पिस्टन कहां जाएगा, नीचे, मतलब देखते देखते आगे पिस्टन यहां रुक जाएगा। तो इंटरनली कुछ ऐसा होगा कि इसका प्रेशर इंक्रीज होगा और वाकई इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन तुम क्या यहां से यहां आते समय उस चीज को ऑब्जर्व करोगे क्या, ऑब्जर्व कर पाओगे क्या? जैसे तुम ऊपर से कूदे नीचे, हम बोले कि अब 5th फ्लोर पे रुक जाओ, तो रुक जाओगे क्या? मान लो 10 फ्लोर से कूदे और हमने बोला कि 5th फ्लोर पे रुक जाओ, तो रुकोगे क्या? डायरेक्ट यहां से चले तो कहां रुकोगे? फाइनल डेस्टिनेशन पे, होगा ना? तो ये जो हुआ, यानी यहां से यहां तक आते समय, इनिशियल से फाइनल में आते समय तुम्हें कहीं पर ऐसा मौका नहीं मिला जो तुम रिवर्स हो सको। क्या रिवर्स हो पाओगे? नहीं, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है इरिवर्सिबल, यानी वो रिवर्स नहीं होगा। अब मान लो तुम 10th फ्लोर से नीचे जाने का दूसरा तरीका है तुम्हारे पास, तुम स्टेयर से जा रहे हो। एक तो छलांग मार के गए, तो छलांग मारने वाला ये है, अब तुम स्टेयर से गए, तो जब तुम स्टेयर से जा रहे हो तो तुम जब 10th फ्लोर से 5th फ्लोर पे आए, हमने बोला वापिस आ जाओ, तो क्या आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो? यानी उसमें तुम रिवर्स हो गए हो, लेकिन इसमें रिवर्स है, इरिवर्स, अब रिवर्सिबल समझो, फिर आगे इसमें पॉइंट समझेंगे। रिवर्सिबल में ये हुआ कि हमने यहां पर एक पिस्टन लगाया, इसके अंदर गैस लिया, ठीक है, और तुम क्या किए, डेली यहां से पढ़ने के बाद जब तुम घर जा रहे हो तो एक सैंड का पार्टिकल यहां रख दे रहे हो रोज। बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, सैंड का पार्टिकल रखना है। रोज पढ़ के यहां से जा रहे हो, सैंड का पार्टिकल रख दे रहे हो। एक समय ऐसा है कि साल बीत जाएंगे और सैंड का पार्टिकल रखते रखते 365 सैंड यहां रख दिए होगे, तुम रखे होगे ना? तो जब तुम 365 सैंड रखे होगे तो उसका मास आया होगा, यानी ये जो पिस्टन है नीचे गया होगा कि नहीं गया होगा? गया होगा ना? ऐसा तो होगा नहीं कि सैंड के पार्टिकल तुम रखोगे तो ये नीचे नहीं जाए, लेकिन वन टाइम नहीं रखना है, 1 by 1 करके रखना है। तो मान लो तुम सैंड के पार्टिकल रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए और ये लास्ट में रखने के बाद 1 kg हो गया, लेकिन 1 by 1 करके रखे हो। यानी तुम 10th फ्लोर से नीचे आ रहे हो तो स्टेयर से आ रहे हो 1 by 1 करके। तो यहां से यहां आने में क्या तुम ऑब्जर्व किए क्या? वो भी ऑब्जर्व नहीं होगा, ऑब्जर्व तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे होगा और हमें समझ में भी नहीं आएगा। और इस प्रोसेस में अब सोचो, ये तुम एक पार्टिकल सैंड का रखते हो, ये थोड़ा सा नीचे आता होगा, दिखेगा क्या? फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, एक समय ऐसा है कि नीचे आएगा, हमें फील भी नहीं होगा नीचे आया है। उस केस में यानी ये हर पॉइंट पे रिवर्स होने का चांस रखता है, यानी थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, आगे हर यानी इनफाइनाइट टाइम में इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है। यानी एक साइड रखे तो यहां के रुक गया, एक साइड रखे यहां के रुक गया, यहां रुक गया, यहां रुका, यानी हर इनफाइनाइट स्टेप में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। लेकिन यहां पर इक्विलिब्रियम केवल इनिशियल और फाइनल में अचीव हुआ है, बीच में कहीं इक्विलिब्रियम पिस्टन रुका है क्या? नहीं। तो यहां पर बीच में रिवर्स होने का कोई चांस नहीं, यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस में केवल इक्विलिब्रियम जो अचीव होता है वो इनिशियल और फाइनल में होता है। लेकिन रिवर्सिबल स्टेज में क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम हर स्टेप पे अचीव होगा। ये स्लो प्रोसेस है और ये फास्ट प्रोसेस में, इसमें इनिशियल और फाइनल होगा, इसमें हर स्टेप में इनिशियल फाइनल है, यानी इनफाइनाइट स्टेप है, यानी यहां से यहां आते समय इनफाइनाइट स्टेप में तुम जा रहे हो। ठीक है, इस प्रोसेस को होने के लिए टाइम कम लगेगा और इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, और इसमें जो सबसे खास बात इसमें यह है कि जो तुम यहां पर सैंड के पार्टिकल रख रहे हो और यहां पर जो तुम ऑब्जेक्ट रख रहे हो, इनिशियल से फाइनल आते समय क्या तुमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज किए क्या? पत्थर रखे डायरेक्ट आके नीचे रुका, यानी इस केस में यहां से यहां जाते समय पी एक्सटर्नल
क्या चेंज हुआ, क्या ऑब्जेक्ट रखने के बाद सोचना है, ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या पी एक्सटर्नल चेंज हुआ क्या, नहीं। लेकिन यहां से यहां जाते समय क्या पी एक्सटर्नल चेंज हुआ, तुम जब साइड के पार्टिकल डाल रहे हो एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, एक और साइड के पार्टिकल डाले पी एक्सटर्नल चेंज, एक और साइड के पार्टिकल डाल दिए अगले दिन पी एक्सटर्नल चेंज हो गया तुम्हारा, फिर तीसरे दिन तुम साइड के पार्टिकल डाले पी एक्सटर्नल चेंज हुआ, अगले दिन और पार्टिकल डाल दिए पी एक्सटर्नल और चेंज हुआ। यानी यहां से यहां आते समय पी एक्सटर्नल क्या है, वेरिएबल है। यहां भी एक समय ऐसा आएगा कि तुम 1 kg ही रखोगे, 1 kg ही सेंट रखोगे, पिस्टन भी यहां ही आएगा, लेकिन ये हर बार तुम एक 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 करके सैंड के पार्टिकल्स को रख रहे हो। यानी तुम ऐसा सोच लो कि 1 kg का ऑब्जेक्ट रखना है, तुम अब सैंड हटा दो, 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट रखे थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट रखे फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा। ये अब इनफाइनाइट स्टेप में आएगा, डायरेक्ट ये नहीं आएगा। अब 100 ग्राम डालोगे तो ये यहां पर इससे थोड़ा नीचे आएगा, अब और 100 ग्राम डालोगे तो ये और नीचे आएगा, अब ये और नीचे आएगा, लास्ट में जब तुम 1 kg हो जाएगा तो यहां हो जाएगा। यानी हर बार तुम्हारा पी एक्सटर्नल क्या हो रहा है। तो सबसे खास बात इसमें यही है कि अगर आगे क्वेश्चन जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो बनाते समय हमें अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नहीं लिखा रहेगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है और वो इरिवर्सिबल है। जहां वो ये वर्ड यूज करेगा कि पी एक्सटर्नल इज कांस्टेंट तो तुरंत समझ जाना है कि वो इरिवर्सिबल है, और जैसे ही वो वर्ड नहीं लिखता है और ये लिखता है कि पी एक्सटर्नल इज वेरिएबल तो हम समझ जाएंगे कि वो रिवर्सिबल है। यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए यही वर्ड यूज करता है वो। यानी आगे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो क्या होगा, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में आगे हम वर्क वगैरह भी निकालते इसका, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, इसमें इनिशियल और फाइनल में इक्विलिब्रियम अचीव होता है, इसमें इनफाइनाइट में इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ये केवल 2 स्टेप में होगा, इनिशियल और फाइनल, ये इनफाइनाइट स्टेप में होगा। इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता, इसमें टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। और सबसे खास बात इसमें पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट है, और इसमें पी एक्सटर्नल क्या है, वेरिएबल है। इसीलिए इस केस में जब हम वर्क निकालते हैं और तुम वर्क इक्वल टू पढ़ भी चुके होगे फिजिक्स में, पी एक्सटर्नल डेल्टा यही होता है ना, पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। और जब तुम पी एक्सटर्नल यहां पर वेरिएबल है और इस केस में जब तुम वर्क निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना, ऐड करना पड़ेगा ना, सारे वर्क को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसमें नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हर पॉइंट्स पे हमें ऐड करना पड़ेगा वर्क, ठीक है। अब तुम्हें मुझे बताओ कि जो तुम आइसोथर्मल का जो तुम ग्राफ बनाते हो और ये सिस्टम को जो तुम ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, कि इसके अंदर टेम्परेचर इतना चेंज, स्टेट ऑफ मैटर में थोड़ा जाओ, टेम्परेचर इतना चेंज हुआ, ये इतना चेंज हुआ, जो तुम पी और वी का कर्व हाइपरबोला बनाते वो किसके लिए बनाते होगे, रिवर्सिबल के लिए बनाते होगे या इरिवर्सिबल के लिए बनाते होगे, किसके लिए बनाते होंगे, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, इसके लिए बनाते होगे, इसके लिए हम बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल ऑब्जर्वेशन है। तुम जब 10th फ्लोर से कूदे तो बीच में क्या हुआ हमें नहीं मालूम, डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे आओगे, तो हमें इनिशियल और फाइनल केवल मालूम है, और यहां पर हर पॉइंट पे तुम्हें दिखाया जा रहा है कि प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है। यानी ये ग्राफ रिवर्सिबल के लिए होता है, यानी इरिवर्सिबल के लिए ग्राफ ड्रॉ नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें इनिशियल और फाइनल है ना। तो बीच में ऑब्जर्वेशन कहां से आएगा, केवल हमारे को इनिशियल और फाइनल रहेगा तो कहां से इसको मैच कर देंगे, ऐसे तो है कि इसको ऐसे मैच कर देंगे, तो तुम बीच का ऑब्जर्वेशन भी लिख दिए। तो इस केस में बीच में ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन इस केस में बीच में ऑब्जर्वेशन, तो जो हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं वो रिवर्सिबल के लिए बनाते हैं, नहीं कि रिवर्सिबल के लिए बनाते हैं, क्योंकि इसमें हर स्टेप में ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ हर स्टेप में ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, केवल इनिशियल और फाइनल में होता है, ठीक है। तो कल इसको लिखवाएंगे, ये समझ में आया इरिवर्सिबल रिवर्सिबल क्या है, कल मैं इसको राइट डाउन कराऊंगा, ठीक है।
आज बोला था सब पढ़ाने के लिए। प्रेशर इंटेंसिव ही है ना, किस पे